एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएमजीएस सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस सीरीज में पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जैविक और अजैविक संघटक के बारे में देखा है। और हम लोग आज जलवायु यानी क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट को जानेंगे। क्लाइमेट क्या है यानी जलवायु क्या है। वह पर्यावरण के सेशन में जलवायु का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जलवायु एक नियत स्थान तथा समय पर वायुमंडल के क्षणिक लक्षणों जैसे तापमान, दाब, आर्द्रता, वर्षा और सौर प्रकाश, बादल तथा वायु को मौसम कहते हैं। यानी कि एक नियत समय, नियत स्थान पर वायुमंडल में क्षणिक जो परिवर्तन होते हैं वो मौसम कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में वायुमंडलीय स्थिति की समान अवस्थाएं, ऋतु परिवर्तन तथा मौसमी चरम सीमाओं की लंबे समय की औसत स्थिति जलवायु कहलाती है। इस प्रकार मौसम में घंटा, दिन या साप्ताहिक परिवर्तन होता है, जबकि जलवायु एक लंबे अंतराल पर ऋतुओं या वर्षों के आधार पर तय होती है। तापमान तथा वर्षा के प्रमुख कारक हैं। ये जो किसी क्षेत्र की जलवायु का निर्धारण करते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में विभेदी सौर विकिरण की जो विविध निवेश है तथा वायु एवं समुद्री लहरों द्वारा ताप ऊर्जा के हस्तांतरण में तापमान, वर्षा और आर्द्रता में बदलाव से भूमंडलीय जलवायु का निर्माण होता है, जो कि पृथ्वी पर स्थित सभी जीवों को संचालित करता है। तो यह जो जलवायु है पर्यावरण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है। इसका अगला टॉपिक है सूक्ष्म जलवायु, माइक्रो क्लाइमेट। सूक्ष्म जलवायु की वह स्थिति है जो कि स्थानीय स्तर पर या छोटे क्षेत्रों में पाई जाती है। सूक्ष्म जलवायु साधारणतः उपस्थित क्षेत्रीय जलवायु स्थितियों से भिन्न होती है। जैसे घने जंगलों में वृक्षों की पत्तियां जमीन पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को कम कर देती है, जिस कारण जलवायु के तापमान में भी परिवर्तन हो जाता है। वनों के अंदर दिन में वायु का तापमान बाहर के तापमान से कम रहता है। साथ ही वन के आंतरिक भाग में आर्द्रता की मात्रा समीपीय वन विहीन क्षेत्रों से अधिक होता है। यानी कि जो घने जंगल होते हैं वहाँ आर्द्रता अधिक होती है। अगला टॉपिक है आवास तथा निकेत यानी हैबिटेट एंड नीचे। वह स्थान जहाँ जीव निवास करते हैं वो आवास कहलाता है। यानी कि कोई भी जीव जहाँ निवास करता है उसका आवास कहलाता है। आवास स्पष्ट भौतिक लक्षणों से युक्त होता है, अर्थात आवास उस स्थान को इंगित करता है जो संपूर्ण जैविक समुदाय द्वारा अध्यासित रहता है। उदाहरण के तौर पर वन आवास में कई तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं। आवास विशेष की पर्यावरण स्थिति जो है वहाँ रहने वाले पौधे तथा प्राणियों का प्रभावित करते हुए कुछ विशिष्ट लक्षण दर्शाती हैं। जैसे लवण युक्त मृदा में उगने वाले पौधों में कई ऐसे विशेष लक्षण होते हैं जो सामान्य लवणहीन मृदा में उगने वाले पौधों में नहीं पाए जाते हैं। एक आवास में कई निकेत हो सकते हैं। निकेत के द्वारा हमें किसी प्रजाति के पारिस्थितिकी तंत्र में उसके स्थान का पता चलता है, अर्थात एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की जरूरत होती है उन्हें सम्मिलित रूप से निकेत कहते हैं। प्रत्येक जाति का एक विशिष्ट निकेत होता है तथा कोई भी दो जातियां एक ही निकेत में नहीं रह सकती हैं। यदि प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना है तो उनके विशिष्ट निकेत की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी जीव की कार्यात्मक भूमिका अपने निकेत में ही संपन्न होती है। तो इसलिए जो हैबिटेट है यानी कि आवास है, यह किसी भी प्राणी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट है मानव पर्यावरण का संबंध जो है वो प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक, मतलब यह जो संबंध है कैसे रहा है, यानी ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशन फ्रॉम एंसेंट पीरियड टू प्रेजेंट। जो मनुष्य की प्राकृतिक पर्यावरण के साथ दो तरफा भूमिका होती है, वह जैविक संघटक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत से तथा दूसरी तरफ एक जो सामाजिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। चूँकि मानव अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ भी है।
प्रारंभ में जो आदि मानव थे उनके भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता जो थी वो दो प्रकार की भूमिका होती थी, ग्राही तथा दाता। अर्थात मनुष्य भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था तथा फलों के बीजों को अनजाने में बिखेर कर इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था, परंतु उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। इस प्रकार मानव की प्राकृतिक जो पर्यावरण के साथ भूमिका थी वह प्रारंभ में पर्यावरण के कारक के रूप में थी, समय के साथ साथ बदलती गई। यह पर्यावरण कारक से जो पर्यावरण में रूपांतर हुआ यानी मॉडिफाई हुआ, इसके रूपांतरकर्ता जो थे तथा पर्यावरण का परिवर्तन करता और जो रूपांतर करता है और उसका जो पर्यावरण का परिवर्तन करता है यानी चेंजर से पर्यावरण के विध्वंसकारी यानी जो विध्वंसकर्ता मतलब डिस्ट्रॉय की हो गई। इस तरह मानव की जो भूमिका थी प्रकृति के साथ बदलती चली गई। जो मानव प्रारंभ में प्रकृति का अंग तथा साझेदार था वही आगे चलकर उसका स्वामी बन बैठा। मानव पर्यावरण के मध्य बदलते संबंधों का मूल कारण प्रौद्योगिकी ही है, क्योंकि इसी ने प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान के औद्योगिक काल तक मानव पर्यावरण संबंधों में आमूल-चूल परिवर्तन किया है। सत्य यह है कि प्रौद्योगिकी चाहे अब अति पुरातन हो या वर्तमान, समय की अत्यधिकता आधुनिक पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन अवश्य करती है। प्राकृतिक जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें बाह्य परिवर्तनों को आत्मसात करने की क्षमता होती है, परंतु जब बाह्य परिवर्तन प्राकृतिक पर्यावरण को आत्मसात करने की क्षमता से अधिक हो जाते हैं तो पर्यावरण अन्वयन यानी कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन प्रारंभ हो जाता है तथा दूरगामी प्रभाव वाली पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। वर्तमान आदि मानव द्वारा पशुपालन एवं पशुचारण कार्य जो था, प्रारंभ में आदि मानव ने मांस एवं दूध के उद्देश्य की पूर्ति हेतु पशुओं को पालने का कार्य प्रारंभ किया। साथ ही आवास निर्माण एवं चारा प्रबंधन हेतु पर्यावरण का भी प्रयोग था वो शुरू हुआ। इसमें सामूहिक जीवन का जन्म हुआ जो संभवतः सुरक्षा के पहलू से जुड़ा हुआ था। जब भी जनसंख्या नियंत्रण सीमा में थी उसके कारण प्राकृतिक पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मानव के विकास की कहानी ने मनुष्य तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अब तक चल रहे मित्रवत तथा मधुर संबंधों में पर्याप्त परिवर्तन ला दिया है। अतः 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक मानव ने जो भी बदलाव पर्यावरण में किया था वह पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाला नहीं है। इस दौरान मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों को स्वयं के अनुरूप बनाने में समर्थ हो गया था, लेकिन प्रकृति की सर्वोच्चता बनी हुई थी। किंतु प्रौद्योगिकी क्रांति एवं विज्ञान एवं तकनीकी के विकास ने मानव पर्यावरण संबंधों की दिशा को तय करने में बड़ी भूमिका निभाई। तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का जो काल था यह क्या था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का काल। आदि मानव द्वारा प्रागैतिहासिक काल के समय कुछ प्रौद्योगिकी विकास यानी प्रौद्योगिकी के इतिहास में मील के पत्थर साबित हुए थे, जैसे औजारों का निर्माण, आग का आविष्कार, पहिए का निर्माण, पौधों से प्राप्त होने वाले जो भोजन थे उनसे जानवरों के शिकार हेतु आदि मानव ने ऑस्ट्रेलोपैथिक्स के औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। पत्थर से बनी हत्था लगी कुल्हाड़ी होमो इरेक्टस ने बनाई। नियंडरथल जो हार्पून एवं भाले की शक्ल के औजार का प्रयोग करते थे। आदि मानव द्वारा बनाए गए औजार नव पाषाण युग के परिचायक थे। इसका उपयोग खत्म होने पर मानव ने कृषि युग में कदम रखा। मानव द्वारा विभिन्न आविष्कारों ने उसे ठंडे भागों में बस्ती बनाने, मांस को पकाकर खाने तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने में सक्षम बनाया। आग के आविष्कार ने मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को भी बढ़ाया। पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन में युगांतकारी परिवर्तन लाकर उसके जीवन को सुगम बनाने में सहायता की। पहला पहिया लट्ठे के जैसा गोल था। मिट्टी एवं टेराकोटा के बर्तन बनाने में पहिए का प्रयोग चाक के रूप में किया जाता था।
औद्योगिकीकरण का सबसे पहला संकेत लकड़ी और पत्थर का प्रौद्योगिकी उपयोग था। चकमक पत्थर की कुल्हाड़ियाँ किसान के लिए घने जंगलों को साफ करके फसल उगाने एवं पौधों को गिराने हेतु प्रयोग में लाई जाती थी। 7वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक मानव ने लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में किया और इसे कांसे से ज़्यादा बेहतर पाया। यह खोज मानव को पाषाण युग से निकालकर लाई और कहीं यहीं से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 1750 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। इस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं दक्ष थी। इसके औद्योगिकरण में मुख्य भूमिका निभाई। इसके साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन प्रारंभ हुआ। मानव पर्यावरण संबंधों में कटुता आई एवं मानव ने नगरीकरण एवं विलासितापूर्ण जीवन की पूर्ति हेतु पर्यावरण की अपूरणीय क्षति की। इस क्षति का परिणाम विभिन्न पारिस्थितिकीय समस्याओं के रूप में हुआ। इससे पूरी मानव जाति को झकझोर कर रख दिया। इस भयावह स्थिति ने पूरे विश्व को एक मंच पर लाकर यह सोचने हेतु मजबूर कर दिया कि आखिर यह प्राकृतिक दोहन कब तक और किस कीमत पर हो। यह मनुष्य के अविवेकी कार्यों का परिणाम है कि यह आज खुद की ही बनाई गई कब्र पर खड़ा है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतःक्रियाओं एवं अंतर संबंधों की परिणति दो रूपों में है। पहला है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव और दूसरा है पर्यावरण पर मानव का प्रभाव। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, यानी कि भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। इसके 3 भाग हैं। पहला है जैव भौतिक सीमाएं, बायोफिजिकल लिमिटेशन द्वारा, और दूसरा है आचार परक नियंत्रणों यानी बिहेवियरल कंट्रोल्स द्वारा, और तीसरा है संसाधनों की सुलभता, एवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स के द्वारा। जैव भौतिक सीमाएं जो हैं यह मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैविक दृष्टि से मानव शरीर का कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह से कार्य करने हेतु सक्षम हो पाता है। मानव के क्रियाकलापों को ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई, अधिक तापमान तथा आर्द्रता मनुष्य के विकास एवं उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करते हैं। शीत ऋतु में आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्र में 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर अंधेरा रहने के कारण लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर इसका विपरीत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में न्यून तापमान तथा न्यूनतम वर्षा खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करती है, क्योंकि अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ध्यातव्य है कि कुछ रोगों एवं बीमारियों की मौसमी प्रवृत्ति होती है, यानी वे कुछ खास मौसमों में होती है। जैसे भारत में वर्षा के मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जो शीत ऋतु के आते आते समाप्त होने लगती हैं। इसका दूसरा पॉइंट है आचार परक नियंत्रण। तो विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जाति विशेषताओं को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं। यह मनुष्य की चिंतन, विचारधाराओं, संस्कृति तथा आचार व व्यवहार को भी प्रभावित करता है। उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो में शीत ऋतु की लंबी रातें निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इनके साथ अनुकूलन करने के बावजूद इनके स्वभाव तथा मनोबल को यह स्थिति दुर्बल बनाती है। साथ ही यह अनिद्रा, अवसाद, आलस्य, मस्तिष्क विकार को जन्म देती है। बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल फटना आदि चरम प्राकृतिक घटनाएं भी मनुष्यों की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करती हैं। तीसरा पॉइंट है संसाधनों की सुलभता। तो यह प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। यह उनके क्रियाकलापों को प्रमुखता से निर्धारित करती हैं। साथ ही मनुष्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी निर्धारित करती है। विभिन्न महाद्वीपों के राष्ट्रों के बीच विभिन्न तरह के प्राकृतिक संसाधनों की अनियमित प्राकृतिक
उपलब्धता उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा का निर्धारण करती है। वर्तमान परिदृश्य में भौतिक जो संबंध हैं इनके रूप में विश्व काफ़ी प्रबल एवं चेतन हो गया है। इससे संसाधनों की सुलभता का महत्व और बढ़ गया है। मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल के अपार भंडार पाया जाना, अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों का भंडार होना विश्व के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करता है। नदी के जल का अलग अलग देशों और राज्यों से होकर प्रवाहित होने के कारण नदी के जल के वितरण तथा उपभोग के संबंध में अंतर्देशीय एवं अंतर्राज्यीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। इस तरह से हम लोगों ने इस सेशन में देखा कि पर्यावरण को और कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। तो इसमें आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक को देखे, तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा सेशन यह अच्छा लगेगा। इस वीडियो को समझने के लिए पीछे की 2 वीडियो को जाके देखें, जिससे पर्यावरण पूरा का पूरा समझ में आएगा और इससे बहुत ज़्यादा जानकारी होगी। यह इस तरह के जो प्रश्न हैं, इस तरह के जो टॉपिक हैं, यह बड़े बड़े परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये बहुत अच्छी बुक है जिससे हमने आप लोगों के हेल्प के लिए तैयार किया है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगेगा। तो आज हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।